ओ। संस्कृत भाषा के इतिहास में पाणिनीय व्याकरण का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में अनेक व्याकरण हुए हैं बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से। ऐन्द्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, काशक कृष्ण व्याकरण, बहुत सारे व्याकरण इस तरह से प्रसिद्ध हुए। लेकिन आज जो संपूर्ण रूप में हमारे सामने उपलब्ध है और सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है वो पाणिनीय व्याकरण है। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि विरचित जो पंचोपदेश है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो महर्षि पाणिनि जी की अष्टाध्यायी है। फिर उस अष्टाध्यायी के ऊपर जो है वो वार्तिककार की वार्तिकें हैं और महाभाष्यकार का भाष्य है। तो इसलिए महर्षि पाणिनि जी के व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरण भी हम कहते हैं, त्रिमुनि व्याकरण कहते हैं। एक तो महर्षि पाणिनि जी स्वयं हो गए, फिर वार्तिककार कात्यायन जी हो गए और महाभाष्यकार पतंजलि जी हो गए। तो त्रिमुनि व्याकरणम भी पाणिनि व्याकरण को बोला जाता है। अब महर्षि पाणिनि जी के जो सूत्र थे उन सूत्रों पे सबसे पहली जो वृत्ति थी माने उसका जो व्याख्यान था, सूत्रों का क्या पदच्छेद होना चाहिए, उनमें क्या विभक्ति होनी चाहिए, क्या वचन स्वीकार किया जाना चाहिए, वहाँ किन समस्त शब्दों में क्या क्या समास मानना चाहिए। क्योंकि एक ही वाक्य का बहुत प्रकार का वाक्यार्थ हो सकता है, संभावित है, लेकिन हमें लेना कौन सा होता है, जो वक्ता का तात्पर्य होता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं ना, एक एक समस्त शब्द में कई कई समास संभावित हैं, लेकिन हमें लेना कौन सा होगा, जो वक्ता का तात्पर्य है। इसी बात को महर्षि दयानंद जी ने भी कहा ना अपने सत्यार्थ प्रकाश में, कि जो व्यक्ति हठी, दुराग्रही, अभिमान युक्त होकर के, अन्य दोषों से युक्त होकर के मेरे ग्रंथ को देखेगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो तात्पर्य, आसक्ति, आकांक्षा और योग्यता, इन चार चीज़ों को ध्यान में रखता हुआ मेरे ग्रंथ को समझने का प्रयास करेगा, उसी के सामने सत्य अर्थ का प्रकाश होगा। तो ये बात केवल महर्षि दयानंद जी के लिए नहीं है, सब जगह है। हम लोक में भी ऐसा देखते हैं, कोई व्यक्ति कोई वाक्य बोलता है, उस वाक्य के कई प्रसंगों में कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा अर्थ लेना होता है, जो वक्ता को अभिप्रेत है। अगर हम वो अर्थ ना लेके अन्य कोई अर्थ ले लेते हैं तो फिर ये वक्ता के साथ छल हो जाता है। तो ऐसी ही बात यहाँ पर भी है, सूत्रों के बहुत सारे अर्थ संभावित हैं, क्योंकि सूत्रों में जो शब्द है उनमें विभक्ति वचन अलग अलग हो सकते हैं। बहुत सारे संस्कृत भाषा में हम देखते हैं ना, एक शब्द ऐसा होता है कि प्रथमा बहुवचन में भी वही बन रहा है, द्वितीय बहुवचन में भी वही बन रहा है, पंचमी एक वचन में भी वही बन रहा है, षष्ठी एक वचन में भी वही बन रहा है। तो आप कौन सा लेंगे, उसका सबसे मुख्य हेतु क्या होता है कि हम यहाँ कौन सी विभक्ति वचन स्वीकार कर रहे हैं, वक्ता का तात्पर्य क्या था, वक्ता कौन से विभक्ति वचन को कह रहा है, वही हमें स्वीकार करना होता है। तो ये बताने के लिए कि मेरी अष्टाध्यायी के सूत्रों का क्या अर्थ है, सबसे पहले स्वयं महर्षि पाणिनि जी ने ही अपने ग्रंथ का अध्यापन किया, अपने शिष्यों को उन्होंने अपने सूत्रों को पढ़ाया। ठीक है, तो पाणिनि व्याकरण के जो सर्वप्रथम व्याख्याता हैं वो तो महर्षि पाणिनि जी स्वयं ही हैं, लेकिन उनके द्वारा रचित कोई वृत्ति ग्रंथ किसको कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो है वो सूत्रों का व्याख्यान होता है, सूत्रों का जो है वो सब कुछ अर्थ आदि, उदाहरण आदि स्पष्ट किए जाते हैं, उस ग्रंथ को हम वृत्ति ग्रंथ कहते हैं। तो कालांतर में, चूँकि अभी कालांतर में महर्षि पाणिनि जी की वृत्ति तो समुपलब्ध हुई नहीं, तो अनेक अन्य वैयाकरणों ने भी जो है वो महर्षि पाणिनि जी के सूत्रों का जो व्याख्यान परंपरा से प्राप्त हो रहा था, उस व्याख्यान को जो है उन्होंने ग्रंथ का रूप दिया, ग्रंथ के रूप में निबद्ध किया। तो बहुत सारी वृत्तियाँ
जो है वो पाणिनि अष्टाध्यायी की मिलती हैं। कुछ के नाम जो है वो स्वयं काशिकाकार भी आगे वर्णन करेंगे। तो ये जो बहुत सारी वृत्तियाँ हैं, उन्हीं में से एक वृत्ति क्या है? काशिका वृत्ति भी है। ठीक है। और इस काशिका को ऐसा सुना जाता है कि दो व्यक्तियों ने जो है वो मिल कर के इसका लेखन किया। एक जो है वो वामन जी हुए और दूसरे जो है जयादित्य जी हुए। ठीक है। और इस बारे में बिल्कुल ठीक बात तो हम नहीं कह सकते कि किसने कितना अंश लिखा, लेकिन प्रायेण ये प्रसिद्ध है कि लगभग आधा आधा भाग जो है वो दोनों ने लिखा है। जो प्रथम 4 अध्याय हैं वो जयादित्य जी ने लिखे हैं और बाद वाले 4 अध्याय जो है वो वामन जी ने लिखे हैं। लगभग इतना जो है वो प्रायेण ऐसा अनुमान किया जाता है ग्रंथ की शैली के आधार पे। ठीक है। और तो ये एक तरह से काशिका वृत्ति हो गई। काशिका वृत्ति क्या है? जो पाणिनीय सूत्र हैं 4000 लगभग, उनका व्याख्यान। वो सूत्र क्या कह रहे हैं? सूत्र माने तो संक्षेप है। जिस बात को संक्षेप में कह रहे हैं वो हर किसी को संक्षिप्त रूप से समझ में नहीं आता, तो फिर इसलिए उसका व्याख्यान किया जाता है। जो सूत्र थे महर्षि पाणिनि जी के, उनका व्याख्यान किया किन्होंने? वामन जी ने और जयादित्य जी ने। फिर कालांतर में जो है वो ये व्याख्यान भी समझना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। ठीक है। सूत्रों का जो व्याख्यान था, माने कि मूल काशिका वृत्ति जो थी उसको समझना भी थोड़ा कठिन हो गया। तो फिर उस पे जो है वो अन्य व्याख्याकारों ने उपव्याख्याएं की, टीकाएं की। ठीक है। टीकाएं की। तो उसमें से काशिका वृत्ति की जो 2 बहुत प्रसिद्ध टीकाएं हैं, वो एक तो हरदत्त मिश्र जी की पद्मंजरी। ठीक है। और जो है वो न्यास है जिनेंद्र बुद्धि का। जिनेंद्र बुद्धि का न्यास है। ठीक है। हरदत्त मिश्र जी की पद्मंजरी है जो बहुत प्रौढ़ है, जिसमें महाभाष्य तक के विषयों का जो है उन्होंने वर्णन कर दिया है। और जिनेंद्र बुद्धि जी की काशिका विवरण पंचिका नाम से व्याख्या है। उसी का अपर नाम जो है वो हम न्यास ये भी जानते। ये जो है न्यास व्याख्या, ये सरल है, सुग्राह्य है। जो प्रारंभिक प्रवेश वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए इसको जानना सुकर है, सरल है। तो अब इस कक्षा में हम जो है वो काशिका मूल वृत्ति के साथ साथ न्यासकार और पद्मंजरीकार उसका किस तरह से व्याख्यान करते हैं, उस शैली को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो काशिका वृत्ति प्रारंभ करते हैं। देखिए, काशिकाकार ने काशिका वृत्ति में प्रथम ही श्लोक कहा। पहले उन्होंने जो है वो काशिका ग्रंथ क्यों बनाया, ठीक है, उसका भूमिका के रूप में उन्होंने, और काशिका का विषय क्या है, ये ग्रंथ क्यों बनाया, क्योंकि पहले से ही उनके सामने प्रश्न था कि काशिका, ये जो पाणिनीय सूत्र हैं उनकी पहले से ही बहुत सारी वृत्तियाँ उपलब्ध हैं। तो उनकी उपलब्धता होते हुए भी एक दूसरा व्याख्यान पाणिनीय सूत्रों का करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी, ये विषय रखा है। और काशिका में क्या विशेषताएं हैं इसको वो बताएंगे प्रारंभ में, फिर उसके बाद सूत्रों का व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। देखिए, वृत्तौ भाष्ये तथा धातु नाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य ग्रंथस्य विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य क्रियते सारसंग्रहः। तो ये जो है सामान्य रूप से इसका अर्थ हो गया वृत्तौ, ये जाति में एक वचन है। वृत्तियों में बहुत सारी जो काशिका से पूर्ववर्ती वृत्तियां हुई हैं उन सारी वृत्तियों में, भाष्य और इसी प्रकार से महाभाष्य में, तथा धातु नाम पारायणादिषु, और उसी प्रकार से धातु संबद्ध जो ग्रंथ हुए, धातु वृत्ति आदि, और नाम संबद्ध जो ग्रंथ हैं, गणपाठ की व्याख्याएं आदि, और पारायण नाम से एक अलग ग्रंथ भी प्रसिद्ध था। उस ग्रंथ में इसका एक व्याख्यान ये भी होता है। ठीक है, 3 शब्द अलग अलग हैं, धातु, नाम और पारायण।
और एक प्रकार का दूसरा व्याख्यान भी है जिसमें पारायण शब्द को हम धातु और नाम के साथ संबद्ध कर देते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, धातु पारायण ग्रंथों में, नाम पारायण आदि ग्रंथों में। विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य, विप्रकीर्ण माने फैला हुआ, तंत्र माने जो सिद्धांत है उसका, क्रियते सार संग्रह, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सार संग्रह किया जा रहा है। तो स्थूल रूप से इस श्लोक का ये अर्थ हो गया कि काशिकाकार कह रहे हैं कि मैंने ये दोबारा वृत्ति क्यों रची, अनेक वृत्तियों के होने पर भी, भाष्य के होने पर भी, अन्य व्याकरण के ग्रंथों के होने पर भी। तो उन्होंने बताया कि जो व्याकरण का सिद्धांत है वो सर्वत्र फैला हुआ है, ठीक है, सर्वत्र विप्रकीर्ण है, तो उसको सब जगह से मूल रूप में लेकर के मैंने इस एक ग्रंथ में इकट्ठा कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए काशिका वृत्ति की रचना की कि सर्वत्र धातु पारायण ग्रंथों में, नाम पारायण ग्रंथों में, वृत्ति ग्रंथों में और भाष्य में व्याकरण के जो सिद्धांत प्रसृत हैं, फैले हुए हैं, उन सबको क्या कर दिया, इस एक ग्रंथ में समाहित कर दिया। अब देखिए पद्मंजरीकार और जो है वो काशिकाकार व्याख्या प्रारंभ करेंगे और व्याख्यान से पहले वो मंगलाचरण करेंगे, ठीक है। मंगलाचरण करेंगे माने जो भी उनके इष्ट देव हैं उनको नमस्कार करके फिर ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम न्यास को देखते हैं, फिर उसके बाद पद्मंजरी को देखेंगे। तो काशिकाकार जो है वो इस काशिका विवरण पंचिका न्यास, इसके ग्रंथकार जो है वो अपने प्रथम श्लोक को इस तरह से रख रहे हैं, जयन्ति ते सदा सन्तः सर्वथा यैरुपार्जितं गुणानां सुमहद्वृन्दं दोषाणां च विमार्जनम्। ते संतः सदा जयन्ति, वे संत लोग, वे साधु पुरुष सदा जयंती, सदा विजय को प्राप्त होते हैं। कौन, यैहि सर्वथा गुणानां सुमहद् वृंदम उपार्जितम दोषाणां च विमार्जनम उपार्जितम। जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने सर्वथा सब प्रकार से गुणानां सुमहद् वृंदम उपार्जितम, गुणों का तो जो बहुत बड़ा समूह है, सुमहद् वृंदम, वृंद माने समूह, गुणों का जो बहुत बड़ा समूह है उसको जिन्होंने हर प्रकार से अर्जित किया है, अपने जीवन में धारण किया है, और दोषाणां च विमार्जनम, और जिन्होंने अपने दोषों का परिष्कार किया है, दोषों को अच्छी प्रकार से जो है वो धुल दिया है, मृजुष शुद्धौ, दोषों की अच्छी प्रकार से निवृत्ति कर दी है, शुद्धि कर दी है, ठीक है। ऐसे जो साधु पुरुष हैं वो हमेशा विजय को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने जो है वो संपूर्ण विश्व के जितने भी श्रेष्ठ प्राणी हैं उनके सबके प्रति जो है वो अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर दी हैं। ग्रंथ के आरंभ में उन सब के लिए जो है वो मंगल कामना उन्होंने प्रेषित कर दी, ठीक है। जो भी व्यक्ति संसार में हमेशा अपने दोषों का परिष्कार करने के लिए और गुणों को धारण करने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं, वो सभी जो है वो विजय को प्राप्त होंगे। अब आगे कहते हैं, सर्वतः सारमादाय कृता एषा काशिका यथा वृत्तिस्तस्या यथा शक्ति क्रियते पंचिका तथा। पहले काशिका के बारे में कहा एक पंक्ति में, यथा एषा काशिका सर्वतः सारमादाय कृता, जैसे कि ये काशिका वृत्ति कैसे बनाई गई है, कृता माने की गई है, बनाई गई है। जैसे कि ये काशिका वृत्ति कैसे बनाई गई है, सर्वतः सारमादाय, सब जगह से सार सार अंश को लेकर के, भाष्य का सार लेके, अन्य वृत्तियों का सार लेकर के जैसे ये काशिका बनाई गई है, तथा उसी प्रकार से यथाशक्ति तस्याह पंचिका इति वृत्ति ही क्रियते, उसी प्रकार से उसी शैली में
यथाशक्ति जैसा मेरा सामर्थ्य है, जैसी मेरी बुद्धि है, जैसे मैंने व्याकरण के सिद्धांतों को समझा है, उसके अनुसार जो है ये पंचिका भी सार रूप में जो है वो मैंने बनाई है। ठीक है, ये न्यासकार कह रहे हैं। अब प्रथम जो श्लोक है उसका व्याख्यान करते हैं। प्रथम श्लोक का व्याख्यान करते हैं। वृत्तौ इत्यादि श्लोक क्या है आपका? वृत्तौ भाष्ये तथा धातु नाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य क्रियते सार संग्रहः। तो न्यासकार कहते हैं वृत्तौ इत्यादि। वृत्तौ इत्यादि का क्या मतलब होता है? देखो, जब हम व्याख्या करने लगते हैं तो किस चीज़ की हम व्याख्या कर रहे हैं उसको अध्येता के लिए स्पष्ट हो जाए, इसलिए एक उदाहरण उठाते हैं। ये वृत्तौ इत्यादि किस लिए लिखा है? जिससे आपको पता चले कि ये जो आगे बात कही जाने वाली है ये किसके संदर्भ में है? वृत्ताव इत्यादि इस श्लोक के संदर्भ में है। ठीक है, इसके लिए जो है वो इसको उद्धरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्धरण कहते हैं। तो प्रश्न किया, अथ किमर्थः काशिका आरंभे अस्य श्लोकस्य उपन्यासः, कि काशिका के आरंभ में इस श्लोक का उपन्यास क्यों किया, इस श्लोक को क्यों रखा गया है? सीधे जो है वो काशिकाकार ने अतः शब्दानुशासनम से क्यों नहीं शुरू किया? ठीक है, इस श्लोक का क्या महत्व है यहाँ पे? तो कहते हैं तस्याम अगौरव परिहारार्थः गौरव प्रतिपादनार्थश्च। तस्याम, तस्याम माने उसमें, उसमें किसमें? उसमें माने काशिका में। तस्याम अगौरव परिहारार्थः, उसमें अगौरव का परिहार करने के लिए। उसमें किसमें? काशिका में। ठीक है, काशिका की चर्चा चल रही है तो काशिका में अगौरव का परिहार करने के लिए और गौरव के प्रतिपादन के लिए। माने काशिका में न्यासकार कह रहे हैं कि काशिकाकार ने प्रथम श्लोक लिखा, उसका प्रयोजन क्या है कि काशिकाकार अध्येताओं का काशिका के विषय में क्या चाहते हैं? गौरव चाहते हैं। माने काशिका को पढ़ने वाले काशिका की श्रेष्ठता को जाने। ठीक है, काशिका के गौरव को के प्रतिपादन के लिए, माने काशिका की श्रेष्ठता को बताने के लिए। और अगौरव परिहारार्थ, और काशिका के विषय में अगर उनके मन में कोई अगौरव की भावना हो, हीनता की भावना हो, तो उसका परिहार करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए, उस भावना को हटाने के लिए। क्योंकि प्रवृत्ति तो वही होगी ना जहाँ आपको श्रेष्ठता दिख रही होगी। जहाँ पहले से ही आपको अश्रेष्ठता दिख रही है वहाँ फिर प्रवृत्ति नहीं होगी। तो काशिका ग्रंथ में अध्येताओं की प्रवृत्ति हो, काशिका ग्रंथ का वो लाभ ले सके, तो उसके लिए सबसे पहले क्या बताना आवश्यक है कि ये काशिका वृत्ति अन्य वृत्तियों की अपेक्षा क्यों पठनीय है। ठीक है, क्यों अध्ययन योग्य है, क्यों अध्येतव्य है, ये बताना जरूरी है। तो इसलिए कहते हैं कि तस्याम अगौरव परिहारार्थः गौरव प्रतिपादनार्थश्च, उस काशिका वृत्ति में अगौरव का परिहार करने के लिए, अश्रेष्ठता की भावना को हटाने के लिए, और गौरव प्रतिपादनार्थश्च, और गौरव का, श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने के लिए काशिकाकार ने ये श्लोक लिखा है। देखिए, अब ये अश्रेष्ठता की भावना काशिका के प्रति किसी के मन में कैसे हो सकती थी उसको आगे बता रहे हैं। अत्र ही असति प्राग अन्यासु वृत्तिषु रचितासु पश्चाद इयं रचिता इति पुनरुक्ता दोषं संभावयतां तस्याम अगौरवं स्यात् न तु गौरवम्। अत्र ही असति, इतना एक वाक्यांश है, इसके बाद आप जो है वो अल्प विराम लगा लीजिए। तो अत्र ही असति का मतलब क्या हो गया कि यहाँ ना होने पर, किसके ना होने पर? इस प्रकृत श्लोक के ना होने पर। अस्मिन् श्लोके अत्र असति, ये जो प्रथम श्लोक है, अगर ये यहाँ पे ना होता, काशिकाकार इसको ना लिखते, तो क्या हो जाता? प्राग अन्यासु वृत्तिषु रचितासु, पहले ही अन्य वृत्तियाँ रच दी गई थी, उन रचित वृत्तियों के होने पर पश्चादियम रचिता, बाद में ये काशिका वृत्ति रची गई, बनाई गई, तो
इति इस कारण से पुनरुक्तता दोषम संभावयताम, पुनरुक्तता का दोष जो है वो जो लोग संभावित कर रहे हैं उन लोगों का क्या हो सकता था, तस्याम अगौरवम स्यात्, उस काशिका वृत्ति के प्रति उनका अगौरव हो सकता था, अगौरव की भावना आ सकती थी ना, उनके मन में ये प्रश्न आ सकता था कि पहले से ही बहुत सारी वृत्तियां हैं, फिर ये एक और रच दी। अगर विशेषता को नहीं जानते होंगे, बस सामान्य रूप से उनको ये पता हो कि पहले ही बहुत सारी वृत्तियां हैं, पाणिनीय व्याकरण पे अष्टाध्यायी पे अब ये एक और रच दी, तो फिर इसको और पढ़ना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, या ये तो फिर अर्वाचीन है, नवीन है, प्राचीन जो है वो ज़्यादा अच्छी होंगी, ऐसी भावना हो सकती है ना किसी की। पुनरुक्तता दोष की संभावना कर सकते हैं वो कि पहली वृत्तियों में जो बात थी वही तो इसमें भी है, ठीक है, पहली जैसी वृत्तियां हैं वही वैसी ही ये भी होगी, ऐसी संभावना कुछ लोग कर सकते हैं। तो ऐसी संभावना जो लोग करेंगे फिर उनका काशिका के प्रति आदर नहीं होगा, काशिका पढ़ने में उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, तो वैसा ना हो, ठीक है। काशिका सबके जो है वो रुचि का विषय बने, प्रवृत्ति का विषय बने, इसलिए काशिकाकार ने काशिका की विशेषताओं का वर्णन करते हुए इन श्लोकों को लिखा है। ठीक हो गया। अत्र ही असति माने इस श्लोक के ना होने पर, प्राग अन्यासु वृत्तिषु रचितासु, पहले ही अन्य वृत्तियों के रचित होने पर, पश्चाद इयं रचिता, बाद में ये वृत्ति रची गई है, इति पुनरुक्तता दोषम संभावयताम, तो इस कारण से जो पुनरुक्तता दोष की संभावना कर रहे हैं लोग, उनके लिए क्या हो जाता, तस्याम अगौरवम स्यात्, उस काशिका वृत्ति में उनका अगौरव हो जाता, अगौरव की भावना हो जाती, ठीक है। प्रागन्यासु वृत्तिषु रचितासु पश्चादियं रचिता, सप्तमी विभक्ति कथम संजाता, केन सूत्रेण, यस्य च भावेन भावलक्षणम्, उदाहरणानि पठितानि सन्ति, गोषु दुह्यमानेषु स आगतः, तथैव वृत्तिषु रचितासु पश्चादियं रचिता। अग्रे पश्यन्तु, अस्मिंस्तु सति, अस्मिंस्तु सति, कस्मिंस्तु सति, अस्मिन् श्लोके तु सति, इस श्लोक के होने पर तो न भवत्येष दोषः, ये दोष नहीं आता है। कौन सा दोष नहीं आता है, काशिका में अगौरव रूप दोष नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि इस श्लोक में काशिका की अन्य वृत्तियों से क्या विशेषता है, ठीक है, अन्य वृत्तियों की अपेक्षा इसमें क्या विशेष है, ये श्लोक में बता रहे हैं। यस्माद् अनेन स विशेषः तस्याः आख्यायते, अस्मिंस्तु सति न भवति एषः दोषः, इस श्लोक के होने पर तो ये दोष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यस्माद्, क्योंकि, अनेन स विशेषः तस्याः आख्यायते, अनेन केन, अनेन श्लोकेन, स विशेषः, वह विशेष बात, वह विशेषताएं, तस्याः आख्यायते, उस काशिका वृत्ति की कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं। सम्यग् अशेष शब्द व्युत्पत्ति हेतुः, सम्यग् अशेष शब्द व्युत्पत्ति हेतुः, यस्मिन् सति पुनरुक्तता दोष संभावना अगौरव हेतुर न भवति, गौरवं च उत्पद्यते। क्योंकि अनेन श्लोकेन स विशेषः तस्याः आख्यायते, इस श्लोक के द्वारा काशिका वृत्ति का, उस काशिका वृत्ति का वह विशेष बताया जा रहा है, वह भेद बताया जा रहा है, जो कि क्या है, सम्यक अशेष शब्द व्युत्पत्ति हेतु, जो सम्यक अच्छी प्रकार से, अशेष शब्द व्युत्पत्ति हेतु, अशेष माने संपूर्ण, ठीक है, शेष माने बचा हुआ और अशेष माने संपूर्ण, जो संपूर्ण शब्दों की व्युत्पत्ति का हेतु है, ठीक है, जो संपूर्ण शब्दों की व्युत्पत्ति का, रचना का हेतु है। यस्मिन् सति, जिसके होने पर क्या नहीं होता है, पुनरुक्तता दोष संभावना अगौरव हेतुर न भवति, पुनरुक्तता दोष की संभावना अगौरव का कारण नहीं बन पाती है, और गौरवम चोत्पद्यते, और काशिका वृत्ति के अध्येताओं का काशिका के प्रति गौरव हो जाता है, ठीक है।
क्योंकि इस श्लोक के द्वारा क्या कहा जा रहा है, काशिका का अन्य वृत्तियों से जो भेद है, माने जो इसमें विशेष बातें कही जा रही हैं, उनका इस श्लोक में वर्णन है। और वो विशेष क्या है, कह रहे हैं सम्यक अशेष शब्द व्युत्पत्ति हेतु, कि यहाँ पर जो काशिका में जिस तरह की शैली का प्रयोग किया गया है, जिस तरह का यहाँ पे जो है वो व्याख्यान किया गया है सूत्रार्थों का, उससे वह व्याख्यान किस प्रकार का होगा, सम्यक अशेष शब्द व्युत्पत्ति हेतु होगा, अच्छी प्रकार से संपूर्ण शब्दों की व्युत्पत्ति में कारण बनेगा वो व्याख्यान। तो इसलिए काशिका वृत्ति जो है वो अन्य वृत्तियों से विशेष है, भिन्न है। तो ऐसा जान जाएगा जो काशिका का अध्येता, उसका काशिका के प्रति अगौरव नहीं होगा, अपितु गौरव ही होगा। तो आगे कहते हैं, देखिए, स पुनर्विशेषो, वह विशेष क्या है उसको और बता रहे हैं, वृत्ति आदिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य यह सार संग्रह तद्युक्तता। वह विशेष बात क्या है जो काशिका को अन्यों से अलग करती है, तो वृत्ति आदिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य, वृत्ति आदियों में, वृत्ति आदि से क्या लेना है, वृत्ति, भाष्य, धातु, नाम, पारायण आदि में, विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य, विप्रकीर्ण तंत्र का, फैले हुए तंत्र का, यह सार संग्रह, जो सार संग्रह है, तद युक्तता, उससे युक्तता, उससे किसकी युक्तता, उससे काशिका की युक्तता, यही काशिका का विशेष है। ठीक है, माने अन्य व्याख्याकारों ने, अन्य वृत्तिकारों ने जो है वो यथामति व्याख्यान किया है, केवल उन्होंने संभवतः अन्य ग्रंथों की सहायता नहीं ली। अन्य ग्रंथों में जो सब जगह सिद्धांत प्रस्तुत थे उनके एकत्रीकरण का प्रयास नहीं किया है, लेकिन काशिकाकार अपनी काशिका के विषय में क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अन्य वृत्तियों में, भाष्य आदि ग्रंथों में जो भी व्याकरण का सिद्धांत प्रस्तुत था, फैला हुआ था, उस सब का यहाँ पे सार संग्रह कर दिया है। तो सार संग्रह से युक्त काशिका है ना, इसलिए काशिका अन्यों से विशेष है, अन्यों से भिन्न है, विशिष्ट है। न चासौ प्राच्यासु वृत्तिषु संभवति, और ये बात, असौ माने वह क्या, वह सार संग्रह, सर्वनाम शब्द परामर्शक होते हैं ना, जो अभी अभी अनुपद हमने जो बात कही है उसी बात के परामर्शक कौन होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो अभी हमने सार संग्रह की बात की थी, तो वो उसी को असौ से पकड़ा जाएगा। न चासौ, और वह कौन, वह सार संग्रह, प्राच्यासु वृत्तिषु संभवति, प्राच्य वृत्तियों में संभव नहीं है। इति कुतः पुनरुक्तता दोष संभावना, तो इसलिए काशिका को जब हम दोबारा बना रहे हैं, काशिका को अन्य वृत्तियों के होने पे बना रहे हैं, तो भी काशिका में पुनरुक्तता दोष की संभावना नहीं आ सकती। कहाँ से आ सकती है, क्योंकि प्राच्य वृत्तियों में तो ये सार संग्रह रूप कार्य किया ही नहीं गया था, इस वृत्ति में किया गया है। तो इस वृत्ति में किया गया है तो यहाँ पे पुनरुक्तता दोष की संभावना ही नहीं है। तस्यां चासत्यां ना गौरवं भवति, किम तर्हि पूर्वोक्ताद् विशेषाद् गौरवम् एव। और तस्यां चासत्यां, कि अब किसके ना होने पर, देखिए अभी किसकी बात चल रही थी, इससे प्रथम शब्द क्या है, पुनरुक्तता दोष संभावना। तो तस्याम से किसको पकड़ेंगे हम, पुनरुक्तता दोष संभावना को ही पकड़ेंगे। पुनरुक्तता दोष संभावना के असत्याम ना होने पर न अगौरवम भवति, अगौरव भी नहीं होता है। अगौरव पहले कैसे संभावित किया था, अगर पुनरुक्तता दोष हो तब अगौरव संभावित किया था, है ना। और पुनरुक्तता दोष की संभावना ही ना हो तो अगौरव भी नहीं हो सकता, फिर तो क्या रहेगा, गौरव ही रहेगा। तो उसी बात को कहा न्यासकार ने, तस्याम चासत्याम, पुनरुक्त दोष की संभावना ही ना होने पर न अगौरवम भवति, गौरव भी नहीं होता है। किन तर्हि, तो फिर क्या होता है, पूर्वोक्ताद विशेषाद गौरवमेव, पूर्वोक्त जो विशेष हमने बताया है काशिका के बारे में, ठीक है, काशिका की जो पहले विशेषता बताई है उसके कारण से गौरव ही होता है।
ठीक है, इतनी बात जो है इन्होंने कही। अब कहते हैं कि श्लोक का प्रथम ही शब्द है वृत्तौ। क्या शब्द है? वृत्तौ। तो वहाँ पे वृत्ति शब्द से किसको लेना है? तो कहते हैं तत्र च वृत्ति ही। वृत्ति का मतलब है पाणिनीय प्रणीतानाम सूत्राणाम विवरणम। पाणिनीय विरचित जो सूत्र हैं अष्टाध्यायी में, उन सूत्रों का ही और विवरण, उन्हीं का अन्य व्याख्यान वो किस किस के द्वारा किया गया है। तो इन्होंने संकेत के लिए कुछ नाम यहाँ पे डाल दिए हैं। चुल्ली भट्टी नल्लूर आदि विरचितम। ये सूत्रों के व्याख्यान करता रहे हैं, इनकी जो है वृत्तियाँ रही हैं पहले। चुल्ली कोई आचार्य रहे हैं, भट्टी आचार्य रहे हैं और नल्लू आदि आचार्य रहे हैं। उनके द्वारा विरचित जो वृत्तियाँ थी, उन वृत्तियों में फैला हुआ जो सिद्धांत था उसका भी जो है वो सार संग्रह कहाँ किया गया है? काशिका में किया गया है। ठीक है, तो वृत्ति से क्या लेना है इस ग्रंथ में? जो काशिका से पूर्ववर्ती पाणिनीय सूत्रों का चुल्ली आदि आचार्यों के द्वारा विरचित जो विवरण है, व्याख्यान है, उसको लेना है वृत्ति शब्द से। और भाष्य शब्द से किसको लेना है? तो आगे कहते हैं भाष्यम कात्यायन प्रणीतानाम वाक्यानाम विवरणम पतंजलि प्रणीतम। भाष्य क्या है? तो कहते हैं कात्यायन प्रणीत जो वाक्य थे, कात्यायन प्रणीत वाक्यों को ही क्या कहते हैं? वार्तिक कहते हैं। तो कात्यायन प्रणीत जो वाक्य थे, वार्तिक थे, उनका जो विवरण है, उनकी और जो व्याख्या है, उनके ऊपर और जो व्याख्यान किया गया, शंका समाधान किया गया, किसके द्वारा? महर्षि पतंजलि जी के द्वारा। उसी को भाष्य शब्द से यहाँ पे ग्रहण करना है। ठीक है, भाष्य शब्द से किसका ग्रहण करना है? महर्षि पतंजलि जी के द्वारा जो वार्तिकों का व्याख्यान किया गया है उसको यहाँ पे लेना है भाष्य शब्द से। अब आगे कहते हैं तथा वृत्तौ भाष्ये तथा। तो तथा यहाँ समुच्चय अर्थ में है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना तथा, राम भरत तथा शत्रुघ्न ये वन में गए, मान लो हमने ऐसा वाक्य बोला, तो तथा से क्या अर्थ लेते हैं हम हिंदी में? और, च। ठीक है, तो यहाँ पे भी तथा का अर्थ जो है वो वैसा नहीं है। तथा का एक अर्थ जो है संस्कृत भाषा में वैसा भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है? समुच्चय। वृत्ति ग्रंथ में और भाष्य ग्रंथ में और धातु नाम पारायण आदि अर्थों में, ठीक है, वृत्ति ग्रंथों में, भाष्य ग्रंथों में और धातु नाम पारायण आदि जो ग्रंथ हैं उनमें, ठीक है, ऐसा अभिप्राय है। तो तथा शब्द किस अर्थ में हो गया? और अर्थ में हो गया, समुच्चय अर्थ में हो गया। अब कहते हैं धातु नाम पारायण आदिषु च इत्यर्थः। च करके दिखा दिया ना। और ये तो आप जानते ही हैं कि संस्कृत में जो है हम और अर्थ का जो भी वाचक शब्द होता है उसको जो है वो एक शब्द के बाद लगाते हैं, लेकिन ये नियम जो है वो श्लोक रचना में कहीं कहीं बाधित भी होता है। देखिए अर्थ तो किस प्रकार का दिखा रहे हैं। आपकी श्लोक की जो पंक्ति है उसमें तो तथा पहले पढ़ा हुआ है, वृत्तौ भाष्ये तथा धातु नाम पारायणादिषु, ठीक है, लेकिन उसका जब आप अर्थ करेंगे, उसका अन्वय करेंगे तो वो जो है बाद में अन्वित होगा। उसी को दिखा रहे हैं धातु नाम पारायणादिषु च, वृत्तौ भाष्ये धातु नाम पारायणादिषु च यद विप्रकीर्णं तंत्रं तस्य अत्र किं क्रियते? सारसंग्रहः क्रियते। अस्तु। अथवा सादृश्य। अब एक दूसरा व्याख्यान कर रहे हैं तथा शब्द का ही। तथा शब्द का एक व्याख्यान हो गया कि तथा जो है वो किस अर्थ में है? और अर्थ में है। अब एक दूसरा व्याख्यान भी करते हैं कि अथवा ऐसा समझो कि तथा शब्द किस अर्थ में है? सादृश्य अर्थ में। ठीक है, हम बोलते हैं ना यथा भक्ति ही तथा शक्ति, यथा भक्ति तथा मति, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ यथा तथा शब्द का क्या प्रयोग हो रहा है? यथा माने जैसा, तथा माने वैसा ही। तो सादृश्य अर्थ में तथा शब्द का प्रयोग होता है। तो उसको कह रहे हैं कि इस श्लोक में जो पढ़ा हुआ तथा शब्द है उसको आप किस अर्थ में भी मान सकते हैं? सादृश्य अर्थ में भी मान सकते हैं। जब सादृश्य अर्थ में मानेंगे तो वाक्यार्थ फिर कैसा हो जाएगा?
यथा वृत्त्यादौ विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य सारसंग्रहः क्रियते तथा धातूनाम पारायणादिषु इति यावत्। तो फिर वाक्यार्थ इस तरह से बनेगा कि जैसे काशिका में वृत्ति, अन्य वृत्तियों में चुल्ली आदि आचार्य द्वारा रचित जो वृत्तियां हैं उनमें और भाष्य में जो फैला हुआ सिद्धांत है, उस सिद्धांत का जिस प्रकार से काशिका वृत्ति में सार संग्रह किया जा रहा है, उसी प्रकार से धातु नाम पारायण आदि ग्रंथों में भी जो फैला हुआ सिद्धांत है उसका भी जो है वो काशिका वृत्ति में संग्रह किया जा रहा है, सार संग्रह किया जा रहा है। हुआ? जिस प्रकार से वृत्ति और भाष्य में फैले हुए सिद्धांत का काशिका में संग्रह किया जा रहा है, उसी प्रकार से धातु नाम पारायण आदि ग्रंथों में फैले हुए सिद्धांत का भी जो है वो काशिका में सार संग्रह किया जा रहा है। तो तथा शब्द कैसा हो गया? सादृश्यवाची हो गया। ओम दीदी, यहाँ पे वृत्ति आदि में हम चुल्ली, भट्टी, नल्लू इनकी जो व्याख्या है वो ले रहे हैं। अभी अभी हमने काशिका की विशेषता के विषय में बोला कि इन ग्रंथों में सार का संग्रह नहीं हुआ था पहले, अब हम कर रहे हैं। पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि पहले इन ग्रंथों में जैसा सार संग्रह हुआ है वैसा ही धातु पारायण में भी हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। वाक्य को आप ध्यान से सुनो। वाक्य हमने ऐसा नहीं बोला है कि जो है जैसा इन ग्रंथों में सार संग्रह वैसा काशिका में हो रहा है। समुच्चय कहाँ कर रहे हैं उसको थोड़ा समझने का प्रयास करो कि जैसे हमने वृत्ति और भाष्य ग्रंथों से सार का संग्रह किया है काशिका में, वैसे ही हमने काशिका में कहाँ से भी सार का संग्रह किया है? धातु नाम पारायण आदि ग्रंथों से भी सार का संग्रह किया है। ठीक है? तो समुच्चय अन्यत्र हो रहा है, काशिका में हो रहा है। ठीक है? अब अगला शब्द आ गया है धातु नाम पारायण आदिशु। ठीक है? उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो वहाँ धातु से क्या पकड़ना है? धातवो भूवादयः। धातु क्या है? भू आदि धातुएं हैं। नामानि प्रातिपदिकानि, नाम क्या है? प्रातिपदिक नाम हैं। और तेषां पारं पर्यन्तं निष्ठां अयन्ते गच्छन्ति याभ्यां शास्त्राभ्यां ते धातु नाम पारायणे। इन्होंने जो है वो पारायण शब्द को धातु के साथ और नाम के साथ ही जोड़ा है। ठीक है? धातु पारायण ग्रंथ कुछ होते हैं और नाम पारायण ग्रंथ कुछ होते हैं। जो अभी व्याख्या चल रही है उसके अनुसार मैं बोल रही हूँ। काशिकाकार की जो ये पंक्ति है तो उन्होंने समास क्या किया पहले देखिए, धातवः भुवादयः नामानि प्रातिपदिकानि। पहले तो बता दिया कि धातु कौन है? भुआदि धातुएं हैं। और नाम किसको कहते हैं? हम प्रातिपदिकों को ही नाम कहते हैं। तो धातवश्च नामानि चैति धातु नामानि, द्वंद्व समास कर लिया आपने पहले। ठीक है? फिर क्या किया? तेषां पारम, पारम माने पर्यंतम, उनके पार तक, उनके पर्यंत भाग तक, उनकी निष्ठा तक, पराकाष्ठा तक, अयन्ते गच्छन्ति याभ्याम। अयन्ते अयगतौ धातु है तो इसलिए अयन्ते का व्याख्यान क्या कर दिया? गच्छन्ति। ठीक है? तो जो धातुएं हैं और जो प्रातिपदिक हैं उनका जितना भी विषय है, उनका जो भी व्याख्यान है, उसके पार को पाया जाता है जिन शास्त्रों से। ठीक है? उसके संपूर्ण व्याख्यान को जाना जाता है जिन शास्त्रों से, उसकी संपूर्णता को जाना जाता है उन शास्त्रों को, उन ग्रंथों को वो क्या कह रहे हैं? धातु नाम पारायण, माने धातु पारायण और नाम पारायण। जिन शास्त्रों में जो है वो धातुओं के बारे में चर्चा की गई, धातुओं के बारे में बताया गया, वो धातु पारायण ग्रंथ हो गए। और जहाँ नाम के विषय में बताया गया है, नामों का परिगणन भी किया गया, नाम के बारे में बताया भी गया, वो क्या हो गए? नाम पारायण ग्रंथ हो गए। ठीक है? तो पारायण शब्दः प्रत्येकम् अभिसंबध्यते, द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणः शब्दः प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। तो इस नियम से ये कह रहे हैं कि पारायण शब्दः प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। पारायण शब्द जो है वो प्रत्येक के साथ संबद्ध हो रहा है। प्रत्येक कौन कौन? धातु और नाम। धातु के साथ भी पारायण शब्द संबद्ध हो गया और नाम के साथ भी पारायण शब्द संबद्ध हो गया।
तो इसलिए अर्थ क्या निकल गया कुल मिलाकर के, धातु पारायणम नाम पारायणम च इति। धातु नाम पारायण, इसका अर्थ क्या हो गया, धातु पारायण और नाम पारायण। जैसे आप करते हो ना अर्थ सुप्तिंगंतम पदम, तो उसका सुप और तिंग का समास करके फिर अंत शब्द के साथ समास किया है, तो उसका अर्थ क्या निकल जाता है, सुबंत और तिंगंत। तो ऐसे यहाँ पे भी है, धातु नाम पारायण, धातु और नाम में पहले आपने द्वंद्व करके फिर जो है वो उपपद तत्पुरुष की तरह प्रयोग किया है। ये प्रक्रिया है वस्तुतः दिखाने की। षष्ठी समास करना ज़्यादा उचित है। पारायण बना लिया, पारमयन्ते येन शास्त्रेण इति पारायणम, फिर षष्ठी समास करें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धातु नाम नाम पारायणम, धातु नाम पारायणम। ठीक है, आप इसको अर्थ प्रदर्शन मात्र के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि आपको जो है ना ये ल्युट प्रत्यय उपपद में मिलेगा नहीं। उपपद प्रकरण में पारायण शब्द कैसे बनाएंगे हम, पारायण शब्द उपपद, धातु और नाम शब्द के उपपद रहते पारायण शब्द जो है वो बनेगा नहीं, तो इसलिए पारायण को पहले से बनाएं। पारम गच्छन्ति अनेन इति पारायणम, ये बना करके पहले फिर जो है वो धातु नाम नाम पारायणम, धातु नाम पारायणम। तो अर्थ क्या हो जाएगा, धातु पारायण और नाम पारायण। पारायण शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते धातु पारायणम नाम पारायणम चेति, ते आदि येषामिति बहुव्रीहि। अब जो है आदि शब्द भी है वहाँ पे, धातु नाम पारायण आदिषु, ऐसा है ना आपका श्लोक। तो अब आदि धातु नाम पारायण इतना शब्द बना के फिर आदि शब्द के साथ बहुव्रीहि समास कर लेंगे। ते आदि येषाम, ते के धातु नाम पारायणे, दो हैं नपुंसकलिंग में प्रयोग कर रहे हैं, तो ते आदि येषाम, वे धातु पारायण और नाम पारायण आदि में हैं जिनके, वे सब ग्रंथ यहाँ पे जो है वो किससे ले लिए जाएंगे, धातु नाम पारायण आदयः, इस शब्द से ले लिए जाएंगे। धातु नाम पारायणे आदि येषाम ते धातु नाम पारायण आदयः तेषु धातु नाम पारायण आदिषु। तो अब आदि शब्द से क्या लेना है यहाँ पे, उसको अगली पंक्ति में बताते हैं। आदि शब्देन शिक्षादिनाम ग्रहणम, आदि शब्द से क्या ले सकते हो, ऐसे व्याकरण के ग्रंथ जो अभी भी श्लोक में शब्दशः संगृहित नहीं हुए, शिक्षा आदि, ठीक है, उनका भी यहाँ संग्रह कर सकते हैं। तो प्रथम पंक्ति का व्याख्यान इन्होंने कर दिया। वृत्तौ भाष्ये तथा धातु नाम पारायण आदिषु, वृत्ति से क्या लेना है, काशिका से जो पूर्ववर्ती वृत्तियाँ हैं चुल्ली आदि आचार्य विरचित, उनको लेना है, उनका संग्रह करना है। और भाष्य से क्या लेना है, कात्यायन प्रणीत वाक्यों पे जो महर्षि पतंजलि जी का व्याख्यान है उसको भाष्य शब्द से लेना है। और तथा शब्द आया उसके बाद, तो तथा के दो अर्थ कर दिए, क्या क्या, समुच्चय या फिर सादृश्य। फिर आगे कहा धातु नाम पारायणादिषु, तो उसका व्याख्यान किया धातु पारायण ग्रंथ, नाम पारायण ग्रंथ और जो अन्य भी व्याकरण से संबद्ध ग्रंथ हैं उनको भी यहाँ आदि शब्द से लेना है। ठीक है, इतनी बात हो गई। वृत्त्यादौ इति सप्तम्यन्ते पदम श्रूयते, तो सप्तमी में पंचमी का अर्थ मतलब अर्थवशात कर रहे हैं या फिर कैसे? सप्तमी में पंचमी का अर्थ कहाँ? यथा वृत्त्यादौ विप्रकीर्णस्य, तो वृत्ति आदि में ऐसा अर्थ निकल रहा है, हम अर्थ कर रहे हैं वृत्ति आदियों से। नहीं नहीं, वही अर्थ है, पंचमी का ही अर्थ है शब्दशः। आप इस पंक्ति का अर्थ फिर से देख लो। यथा वृत्त्यादौ विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य सार संग्रह क्रियते। ठीक है, वृत्ति आदि में जो विप्रकीर्ण तंत्र है उसके सार का संग्रह किया जा रहा है। कहाँ? काशिका में। वृत्ति आदि में कौन? वृत्ति आदि जो चुल्ली आदि आचार्य विरचित वृत्ति हैं, भाष्य आदि हैं। बस अभी वृत्ति और भाष्य दो को ही पकड़ना है। ठीक है, वृत्ति और भाष्य में जो विप्रकीर्ण तंत्र है उसका सार संग्रह जैसे किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। कहाँ किया जा रहा है? काशिका में। ठीक है,
आप यहाँ पे भूल कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि वृत्ति आदि में जैसे सार का संग्रह किया जा रहा है वैसे ही, ठीक है, पर पूरा वाक्य पढ़ो कि वृत्ति आदि में जो प्रकीर्ण तंत्र है उसका सार का संग्रह किया जा रहा है। तो ये तो प्रश्न आएगा ना कि उसके सार का संग्रह कहाँ किया जा रहा है। विप्रकीर्ण जोड़ेंगे तब बन जाएगा। वृत्ति आदि में जो विप्रकीर्ण है उसके सार का संग्रह काशिका में। तो उसको तो लिखा है ना उन्होंने, स्वयं ही लिखा है। वृत्ति आदि में जो विप्रकीर्ण सिद्धांत है उसका सार संग्रह जैसे काशिका में किया जा रहा है वैसे ही धातु पारायण, नाम पारायण, शिक्षा आदि ग्रंथों में फैला हुआ जो सिद्धांत है उसका सार संग्रह भी कहाँ किया जा रहा है, काशिका में किया जा रहा है। अब द्वितीय पंक्ति की व्याख्या करते हैं। द्वितीय पंक्ति क्या है, विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य क्रियते सार संग्रहः। विप्रकीर्णस्य विक्षिप्तस्य विस्तारितस्य इत्यर्थः। जो इधर उधर विक्षिप्त है, फेंका हुआ है, फेंका हुआ है माने फैला हुआ है, ठीक है, जो इधर बिखेरा हुआ होता है उसका स्थान अधिक होता है, फैला हुआ होता है, ठीक है, तो इसलिए कहा विप्रकीर्णस्य विस्तारितस्य इत्यर्थः तंत्रस्य व्याकरण शास्त्रस्य इत्यर्थः तद्धि तंत्रमिव तंत्रम। तंत्र का अर्थ क्या कर रहे हैं ये, व्याकरण शास्त्र। व्याकरण शास्त्रस्य विप्रकीर्णस्य व्याकरण शास्त्रस्य फैला हुआ जो व्याकरण शास्त्र है, सब जगह फैला हुआ जो व्याकरण शास्त्र है, ठीक है। तंत्र की दूसरी व्याख्या भी करेंगे अन्य व्याख्याकार। पद्मंजरीकार जो है तंत्र शब्द का अर्थ सिद्धांत करेंगे और तंत्र शब्द का एक अर्थ शास्त्र भी होता है, तो न्यासकार ने तंत्र शब्द का अर्थ क्या लिया है, शास्त्र लिया है। तो विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य, इन वृत्ति आदि में, भाष्य आदि में फैला हुआ जो व्याकरण शास्त्र है। अब तंत्र का अर्थ जो है वो व्याकरण शास्त्र कैसे कर लिया उसको बताते हैं न्यासकार। तद्धि तंत्रमिव तंत्रम, तत् ही वह कौन, तत् माने वह कौन, वह व्याकरण शास्त्र, ठीक है। तंत्रम इव तंत्रम, तंत्र की भांति होता है इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है, तंत्र कहा जा रहा है, ठीक है। सादृश्य से हम बहुत शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे जो मोटा व्यक्ति होता है उसको बोल देते हैं देखो हाथी आ रहा है, बोल देते हैं, सादृश्य से शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये व्याकरण शास्त्र को तंत्र कह रहे हैं, तो व्याकरण शास्त्र को तंत्र हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि तंत्र का मुख्य अर्थ तो अन्य कुछ है, तो कह रहे हैं कि सादृश्य से कह रहे हैं। तंत्र शब्द का जो मुख्य अर्थ है उसी के सदृश व्याकरण शास्त्र है, इसीलिए व्याकरण शास्त्र को भी हम क्या कह देते हैं, तंत्र कह देते हैं। तो उसका मुख्य अर्थ क्या है उसको दिखाएंगे, देखिए। दैर्घ्येण प्रसारितास्तन्तवः तंत्रमिति उच्यन्ते। जो वस्त्र बुनते हैं ना, तंतुवाय जुलाहे लोग जो वस्त्र बुनते हैं उनका एक यंत्र होता है वस्त्र बुनने के लिए। तो उसमें एक तो वस्त्र जो है वो ऐसे दीर्घता में प्रसरित होते हैं और एक फिर जो है वो ऊपर से उनके ऐसे ऐसे भी, मतलब दो तरफ से होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो कह रहे हैं कि जो दीर्घता से प्रसरित तंतु हैं, तंतु हैं माने धागे हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है। दैर्घ्येण प्रसारिताः तन्तवः तंत्रमिति उच्यन्ते। दीर्घ आयाम में प्रसारित जो तंतु हैं उनको तंत्र कहा जाता है। यथा तद अनेकस्य तिरश्चीनस्य तंतोर अनुग्राहकम, और वो जो तंत्र है, यथा जैसे कि, तद माने वो तंत्र माने दीर्घता से प्रसरित जो तंतु हैं वो, अनेकस्य तिरश्चीनस्य तंतोः अनुग्राहकम, वो अनेक जो तिरश्चीन तंतु हैं, ठीक है, तिरश्चीन तंतु माने टेढ़े, उसकी दृष्टि से जो तिरछे जा रहे हैं उन तंतुओं का वो अनुग्राहक होता है। अनेक शब्द का भाष्य में जो है वो प्रायेण एक वचन में प्रयोग मिलता है, तो यहाँ पे भी न्यासकार ने भी एक वचन का प्रयोग किया है। अनेकस्य तिरश्चीनस्य तंतोः, अनेक जो तिरश्चीन तंतु है उनका अनुग्राहक, उनका उपकारक कौन हो जाता है, तंत्र हो जाता है। माने दीर्घ रूप से विस्तृत जो तंतु हैं वो तिरश्चीन रूप से विस्तृत तंतुओं के अनुग्राहक होते हैं, उपकारक होते हैं, उनको बांधने वाले होते हैं। तथा इदम अनेकस्य लक्ष्यस्य, उसी प्रकार से ये व्याकरण भी क्या है, देखो जो लौकिक तंत्र शब्द है वो किस अर्थ का वाचक है, जो
विस्तार से, दीर्घ विस्तार से फैले हुए तंतु हैं। अब उनको तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अनेक तिरश्चीन तंतुओं के उपकारक होते हैं। ठीक है, ये उनकी विशेषता है। तो वहाँ तंत्र शब्द इस अर्थ के लिए प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उसी सादृश्य से हमने व्याकरण शास्त्र में भी तंत्र शब्द का प्रयोग किया है। तो देखना पड़ेगा ना कि व्याकरण किसका अनुग्राहक हो रहा है। तो उसी कह रहे हैं तथा इदम, उसी प्रकार से ये व्याकरण शास्त्र अनेकस्य लक्ष्यस्य, अनेक लक्ष्यों का उपकारक होता है। अनेक लक्ष्य माने उदाहरण शब्द आपके, ठीक है, अनेक शब्दों को सिद्ध करने वाला होता है, उनका उपकारक होता है। एतदस्य तंत्रेण साधर्म्यम, यही क्या है? एतद, यही, यह, अस्य, व्याकरण शास्त्र का, तंत्रेण, तंत्र के साथ, जो लौकिक तंत्र है उसके साथ साधर्म्य है। ठीक है। अथवा एक और व्याख्या करते हैं, अथवा तंत्र्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेन इति तंत्रम व्याकरणम, या फिर तंत्र शब्द को हम एक विशेष अर्थ में सिद्ध करेंगे। किस अर्थ में? तंत्र्यन्ते, तंत्र्यन्ते का अर्थ कर दिया व्युत्पाद्यन्ते, तंत्र्यन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेन, जिसके द्वारा शब्द व्युत्पन्न किए जाएं उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो तंत्र धातु का ही अर्थ क्या हो गया? व्युत्पाद्यन्ते किया है ना, देखो। चलिए इस पंक्ति को पूरा पढ़ते हैं, फिर बताएंगे आपको। अथवा तंत्र्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेन इति तंत्रम व्याकरणम, अनेकार्थत्वात् धातूनां तत्री कुटुंब धारणे इत्येष धातुरत्र व्युत्पादने वर्तते। अब देखो कोई प्रश्न कर रहा है, हमने अब एक दूसरी व्याख्या की है। क्या व्याख्या की है? कि तंत्र शब्द हम कैसे बनाएंगे? तंत्र्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन। तो इस व्याख्या में हमने तत्र जो धातु है, तत्री धातु जो है, उसको हमने किस अर्थ में ले लिया? व्युत्पन्न अर्थ में ले लिया, है ना। इसीलिए तो तंत्र्यन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते हो गया। तो कोई प्रश्न करेगा कि जो है वो आपने तत्री धातु का तो धातु पाठ में आपने क्या अर्थ बताया है? कुटुंब धारण, ठीक है, एक बड़े समूह को धारण करना, उसका उपकार करना, यही तो अर्थ बताया। इसीलिए तो पहले कहा था, पहली व्याख्या में ये कहा था ना कि जो एक समूह का उपकार करे उसको तंत्र कहते हैं। ठीक है, एक बड़े समूह का जो उपकार कर रहा है उसको तंत्र कहते हैं। तो ऐसे ही व्याकरण शास्त्र भी सारे के सारे लक्ष्यों का उपकारक है, अनुग्राहक है। इसलिए व्याकरण को भी हम क्या कह सकते हैं? तंत्र कह सकते हैं। लेकिन अब हमने व्याख्या बदल दी, हम क्या कह रहे हैं? चूँकि व्याकरण शास्त्र सारे शब्दों को तंत्रित करता है, माने व्युत्पन्न करता है, इसलिए हम व्याकरण शास्त्र को तंत्र कहते हैं। तो पहले जो व्याख्या की थी उसमें तो ठीक था, वहाँ हमने तत्री धातु का अर्थ क्या रखा था? कुटुंब धारण ही रखा था। लेकिन अभी हमने अर्थ बदल दिया, व्युत्पाद्यन्ते अर्थ कर दिया। तो उसके लिए प्रश्न उठेगा कि ऐसे आपने कैसे कर लिया, जबकि धातु पाठ में तो कुटुंब धारण ही अर्थ है तत्री धातु का। तो उसके लिए हेतु दे रहे हैं, अनेकार्थत्वात् धातूनां, धातुओं के अनेकार्थक होने से, तत्री कुटुंब धारणे इत्येष धातुरत्र व्युत्पादने वर्तते। तत्री कुटुंब धारणे जो ये धातु है, ये यहाँ किस अर्थ में वर्तमान है? व्युत्पादन अर्थ में वर्तमान हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई ना हम लोगों को? तंत्र शब्द का अर्थ काशिकाकार अभी तक क्या कर रहे हैं? व्याकरण शास्त्र। ठीक है, तंत्र का अर्थ व्याकरण शास्त्र। और तंत्र शब्द का अर्थ व्याकरण शास्त्र कैसे हो जाएगा, उसके उन्होंने दो तरीके बताए। प्रथम तरीका क्या बताया? कि सादृश्य से हम तंत्र शब्द का व्याकरण के लिए भी प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि जैसे लौकिक तंत्र होता है वैसे ही व्याकरण भी है। लौकिक तंत्र जैसे अनेक तिरश्चीन तंतुओं का अनुग्राहक होता है, वैसे ही शास्त्र भी जो है, व्याकरण शास्त्र भी जो है वो अनेक लक्ष्यों का उपकारक होता है, अनुग्राहक होता है। और तंत्र शब्द का अर्थ, चूँकि वो तंत्र शब्द किससे बना हुआ है? तत्री कुटुंब धारणे शब्द धातु से ही बना हुआ है, इसलिए उसका अर्थ भी क्या होना है? कुटुंब को धारण करने वाला। ठीक है, माने अनेक, एक समूह का उपकार करने वाला, उसका अनुग्राहक, समूह का जो अनुग्राहक है। प्रथम जो तंत्र शब्द की व्याख्या की है वहाँ तंत्र शब्द का अर्थ क्या लिया है? एक समूह का अनुग्राहक। तो समूह का अनुग्राहक जैसे लौकिक तंत्र होता है, वैसे ही समूह का अनुग्राहक कौन भी होता है?
व्याकरण शास्त्र भी होता है, इसलिए घट जाएगा। व्याकरण शास्त्र को हम तंत्र कह सकते हैं। और दूसरी व्याख्या क्या की है, व्याकरण शास्त्र को हम तंत्र क्यों कह सकते हैं, क्योंकि व्याकरण शास्त्र जो है वो शब्दों को व्युत्पन्न करता है। तो कोई कहेगा कि ऐसा करने से जो है आप तत्री धातु से तो शब्द नहीं बना सकते व्याकरण शास्त्र को कहने के लिए, क्योंकि तत्री धातु का अर्थ क्या नहीं है, व्युत्पन्न करना तो है ही नहीं। तो उसका उत्तर क्या दे दिया कि तत्री धातु का जैसे कुटुंब धारण एक अर्थ है, वैसे ही तत्री धातु किस अर्थ में भी वर्तमान हो सकती है, व्युत्पादन अर्थ में भी वर्तमान हो सकती है। हेतु क्या है, अनेकार्थत्वात् धातूनाम।